कहानी की शुरुआत में हमें जापान के बर्फीले पहाड़ों को दिखाया जाता है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर एक हाईटेक लैब भी होती है, जहाँ पर जॉर्ज नाम का एक आदमी काम करता है। दरअसल उसका काम होता है रोबोट्स बनाना। जॉर्ज ने अब तक 2 रोबोट्स बनाए हैं। एक का नाम होता है जेवन, जिसका दिमाग इंसानों के मुकाबले 10 पर काम करता है, और दूसरा उसी का बेटर वर्जन होता है जिसका नाम J2 है, और इसका दिमाग इंसानों के मुकाबले 40 पर काम करता है। यानी कि यह दोनों रोबोट्स सोच सकते हैं, इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका दिमाग इंसानों की तरह डेवलप नहीं हुआ। अब जॉर्ज को उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। शायद काम की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। अपनी वाइफ से वीडियो कॉल करने के बाद उसका उसकी बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस होता है। उसकी बॉस कहती है कि तुम्हें हमने 3 साल का वक्त दिया था और 2.5 साल बीत चुके हैं। इन 2.5 सालों में तुमने मात्र J1 को बनाया है। 6 महीनों में अगर तुमने कुछ अच्छा नहीं बनाया तो हम तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल देंगे। दरअसल जॉर्ज ने किसी को नहीं बताया होता कि उसने J2 भी बना दिया है, और अब उसके पास मात्र 6 महीने हैं। इसके बाद जॉर्ज एक सीक्रेट कमरे में जाता है, जहां पर अब J3 को बना रहा होता है। उसके दिमाग का सॉफ्टवेयर उसने पूरा कर लिया है, जो कि इंसानों की तरह पूरा 100% काम करेगा। साथ ही उसने इस रोबोट को अपनी वाइफ के जैसी शक्ल दी है। दरअसल उसने अब तक जो भी J2 और थी बनाए हैं, इन सबको उसने फीमेल ही बनाया है, और साथ ही इन तीनों का जो कॉन्शियस का सोर्स है वह एक ही जैसा है। यहाँ पर जब वो J3 पर काम करता है तो J2 को जेलसी होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने J3 को बना दिया तो उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। दरअसल J2 का जो दिमाग है वह एक टीनेजर की तरह है, क्योंकि उसका दिमाग 40 पर ही अब तक डेवलप हुआ है। जॉर्ज J2 को समझाता है कि J3 के बनने के बाद भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन J2 को उस पर विश्वास नहीं है। अब एक सुबह जॉर्ज देखता है किसी ने दरवाजे को खोल दिया है, जिस वजह से एक वुल्फ अंदर आ गया। वह वुल्फ को तो भगा देता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि सिक्योरिटी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जबकि उसके अलावा इस भी हर जगह में इस लैब में कोई और नहीं है सिवाय J1 और J2 के। वह J2 इस बारे में पूछता है, लेकिन J2 साफ साफ मना कर देती है कि उसने सिक्योरिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब जॉर्ज से मिलने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं, इसीलिए जॉर्ज J1 और J2 को छुपा देता है। साथ ही वह ब्रिज को कनेक्ट कर देता है। दरअसल किसी को भी अगर लैब तक आना है तो उसे एक ब्रिज से होकर आना होगा, जिसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, और अब उसके गेस्ट लैब के अंदर आ जाते हैं। दरअसल यह एक कंपनी से आए हैं, जिस कंपनी का नाम आर्काइव है, और इनकी बातों तो से हमें पता चलता है कि आज से कई साल पहले जॉर्ज की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और इस कंपनी का काम होता है कि किसी भी मरे हुए इंसान की कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स के अंदर डाल देना, ताकि उसकी अपने रिलेटिव्स उससे बातें कर सकें, और ऐसा सिर्फ 200 घंटों तक किया जा सकता है। यानी कि 200 घंटों की वीडियो कॉल्स के बाद वो बॉक्स, वो कॉन्शियसनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और जॉर्ज ने भी अपनी पत्नी की कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स में डलवाया था, जिसके थ्रू वह उसे वीडियो कॉल करता है। लेकिन अब सिस्टम में कुछ एरर आने की वजह से वह अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। जब भी उसकी वाइफ कॉल करती है तभी वह उससे बात कर पाता है, और वैसे भी अब उसके 200 घंटे पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद शायद वह अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कभी ना कर पाए। अभी आर्काइव को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि आर्काइव के साथ किसी ने छेड़खानी की है। वह समझ जाते हैं कि यह जॉर्ज का काम है। हालांकि वह अपने आर्काइव को ले जाना चाहते हैं, पर जॉर्ज कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी की कॉन्शियसनेस को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अब यहाँ पर जो बॉस होता है वह जॉर्ज को कहता है कि ठीक है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, और वहां से वह चला जाता है। दरअसल आर्काइव के साथ छेड़खाने की किसी को परमिशन नहीं होती, लेकिन जॉर्ज ने सच में अपनी पत्नी की कॉन्शियसनेस को वहां से कॉपी करके अपने J1, J2 और J3 प्रोजेक्ट में डाला था। इसका मतलब यह है कि उन रोबोट्स के अंदर उसी की वाइफ की कॉन्शियसनेस है।
यानी कि वो रोबोट के रूप में अपनी पत्नी को एक बार फिर से जिंदा करना चाहता है। वह J3 पर काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। वह अपने आसपास की हर एक चीज को अच्छे से सेंस कर सकती है। वह J1 और J2 से भी मिलती है, जिनसे मिलकर उसे खुशी होती है, लेकिन J2 J3 को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब अगले दिन जॉर्ज जब बाहर जाता है तो उसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है। तभी J3 उसे कॉल करके बता आती है कि लैब में पावर कट हुआ है। वह जल्दी से लैब में आता है। दरअसल लैब बहुत पुरानी है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब जॉर्ज अपने बॉस के कहने पर एक आदमी से मिलता है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है। अब जॉर्ज को बताता है कि तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है, हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊपर हमला भी करे। इसके बाद जॉर्ज वापस अपनी लैब में आ जाता है और रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जॉर्ज देखता है कि उसके दरवाजे का गिलास टूटा हुआ है, साथ ही J3 यहाँ से गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे J3 कहीं नहीं मिलती। जब वो वापस लैब में आता है तो J3 उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। J2 ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हालांकि वो यह नहीं बताती कि J2 ने उसे क्या बताया है, लेकिन J2 की वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुकी है। लेकिन जॉर्ज किसी भी कीमत पर अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के चलते वो पिछले कई वक्त से J2 और J1 पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता। ना ही उसने उन दोनों को अपडेट किया है, जिस वजह से J2 जेलस हो गई होती है। जॉर्ज को डर होता है कि J2 की वजह से उसका प्रोजेक्ट कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए वह उसे कुछ वक्त के लिए ऑफ कर देता है। अब जॉर्ज की बॉस का कॉल आता है। वह कहती है कि आर्काइव कंपनी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है। उनका यह मानना है कि तुम उनके आर्काइव बॉक्स के साथ छेड़खानी कर रहे हो, इसीलिए अगली बार जब भी वह तुम्हारी लैब में आएंगे तो तुम्हें वहां पर उन्हें सब कुछ दिखाना होगा। जॉर्ज के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि वो J3 पर बहुत हद तक काम कर चुका है, लेकिन अब भी उसकी लोअर बॉडी तैयार नहीं हुई, इसीलिए वो J2 की लोअर बॉडी को मॉडिफाई करके J3 की लोअर बॉडी के साथ अटैच कर देता है। साथ ही J2 को उसके पुराने लेग्स लगा देता है जो कि उसने शुरू में लगाए थे। और अब J3 पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और अब भी उसका माइंड 100% जॉर्ज की वाइफ की तरह नहीं हुआ। इसके लिए उसे एक फाइनल अपडेट करना होगा, जिसके बाद वह बिल्कुल जॉर्ज की वाइफ की तरह बन जाएगी। दरअसल J3 के अंदर कुछ हद तक जॉर्ज की वाइफ की कॉन्शियसनेस के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस भी है। और अब जॉर्ज J2 को एक बार फिर से ऑन कर देता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से J2 को बहुत हर्ट होता है। वह छुप छुप कर जेथ और जॉर्ज को देखती रहती है, और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर वह पानी में डूब जाती है, जिस वजह से वह पूरी तरह से ऑफ हो जाती है। J2 के जाने के बाद J1 पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। उसका दिमाग बच्चों की तरह है। उसे हमेशा J2 का साथ अच्छा लगता था। और अब रात को जॉर्ज को सपना आता है, जिस सपने में वह उस एक्सीडेंट को देखता है जब वह ड्राइव कर रहा था। उसकी पत्नी उसके साथ थी। वह अपनी पत्नी को इसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि उसे जापान जाना है, जहां पर वह 3 साल तक रिसर्च करेगा, लेकिन उसकी पीपनी नहीं चाहती थी कि वह उससे दूर जाए। और ठीक उसी वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब वो सपना देख रहा होता है तो वहीं जेथ को भी ये सब कुछ याद आ रहा होता है, और अब वो जॉर्ज को बताती है कि जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं प्रेग्नेंट थी। जॉर्ज को इस बारे में पता नहीं होता, इसीलिए आर्काइव से कॉल करके वह अपनी वाइफ से कंफर्म करना चाहता है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। दरअसल जब से उसकी वाइफ की कॉन्शियसनेस को आर्काइव के अंदर डाला गया है, वह कभी अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर पाया। जब भी कॉल आता है उसकी वाइफ का ही आता है, और वैसे भी अब उसके पास शायद कुछ ही मिनट्स बचे हैं, यानी कि वह एक आखिरी बार अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। वह कस्टमर केयर में कॉल करता है और बताता है कि कुछ वक्त पहले आपकी कंपनी से 2 लोग मेरी लैब में आए थे। वह उनका नाम भी बताता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इस नाम के कोई भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में जॉब नहीं करते। जॉर्ज को एहसास होता है
कि जिससे वह बात कर रहा है वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह पहले से रिकॉर्डेड है। वह समझ जाता है कि उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है, इसीलिए वह अब पूरी तरह से अपनी वाइफ के माइंड को, यानी कि J3 के माइंड को अपडेट करना चाहता है, जिसके बाद J3 का माइंड पूरी तरह से उसकी वाइफ की तरह हो जाएगा। और अब इससे पहले कि वो अपडेट कर पाता, उसकी बॉस का कॉल आता है। वो J3 को देख लेती है। वैसे भी पानी में जेट की बॉडी उन्हें मिल गई होती है और वह जॉर्ज को बता आती है कि आर्काइव कंपनी हमारी कंपनी के ऊपर केस करने वाली है, क्योंकि तुमने उनके आर्काइव के साथ छेड़खानी की है, तुमने उनके डाटा को कॉपी किया है। वह हमारी कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमें इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि उन्हें कोई सबूत ना मिले। जॉर्ज भागकर बाहर जाता है और वो कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अंदर जब J3 अकेली होती है तो जॉर्ज की वाइफ का कॉल आता है, जिसे J3 रिसीव करती है और अब जॉर्ज की वाइफ को कहती है कि आर्काइव के 200 घंटे पूरे होने के बाद मैं तुम्हारे हस्बैंड जॉर्ज का ध्यान रखूंगी, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। यह कहकर J3 फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन जॉर्ज की वाइफ एक बार फिर से कॉल करती है, क्योंकि उसे बात समझ नहीं आती। जॉर्ज भी अंदर आ जाता है और अब वो कॉल को रिसीव करता है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें समझा नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। और यह बात जेथ भी सुन लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि जब अब उसकी वाइफ मर चुकी है, आर्काइव के घंटे पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं, तो वह अपनी वाइफ से किस तरह मिलेगा। जॉर्ज उसे बताता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपडेट करने वाला हूँ, जिसके बाद मेरी वाइफ की जो कॉन्शियसनेस आर्काइव में है पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, और ऐसा करने से जेथ की जो अपनी कॉन्शियसनेस, अपना वजूद है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जेथ ऐसा नहीं चाहती। जॉर्ज उसे समझाता है कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें एक बार फिर से इस बॉडी में जिंदा करना चाहता हूँ। और ठीक इसी वक्त उसकी बॉस के जो लोग होते हैं यहाँ पर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले कि जॉर्ज और J3 तक पहुंचते, जॉर्ज J3 को मना लेता है और अब वो उसके सिस्टम को, उसके ब्रेन को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, जिसमें उसे बहुत पेन होता है। ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि वह बेहोश हो जाती है। और जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो वो लोग जो इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और अब कुछ देर के बाद जेथ को होश आ जाता है। वह पूरी तरह से उसकी वाइफ बन चुकी है, यानी कि उसके अंदर जो पहले अपनी कॉन्शियसनेस थी वह खत्म हो चुकी है। वह पूरी तरह से उसकी वाइफ बन चुकी है। साथ ही बार बार आर्काइव से एक बार फिर से उसकी वाइफ का कॉल आ रहा होता है। जॉर्ज को समझ में नहीं आता कि जब उसने पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को J3 के अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो उसे आर्काइव से कॉल कौन कर रहा है। जेथ उसे कॉल रिसीव करने से मना करती है और जॉर्ज कॉल को रिसीव करता है। ये उसकी वाइफ का कॉल होता है। वह कहती है कि शायद ही हमारी जिंदगी के कुछ आखिरी मिनट्स है, इसके बाद आर्काइव का टाइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हम कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। जॉर्ज फोन पर एक बच्ची की आवाज भी सुनता है जो कि उसकी बेटी की आवाज है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में जॉर्ज की वाइफ की नहीं बल्कि जॉर्ज की मृत्यु हुई थी। उसकी वाइफ आज भी जिंदा है, जिसने एक बेटी को जन्म दिया और वह अपनी बेटी को पाल रही है, वह भी असली दुनिया में, जबकि जॉर्ज जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका सिर्फ दिमाग जिंदा है। और अब तक जॉर्ज के साथ जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से वह J1, J2 और J3 को बना रहा था, यह सिर्फ उसके अपने दिमाग की कल्पना है। और अब इस आर्काइव का टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए उसका दिमाग अलग अलग तरह से लुसिन कर रहा होता है कि कैसे उसकी बॉस इस जगह को डिस्ट्रॉय करने वाली है। उसकी बॉस को पता चल चुका है कि वह आर्काइव से छेड़खानी कर रहा है। दरअसल उसका दिमाग मरना नहीं चाहता, लेकिन अब वो चाहकर भी अपने दिमाग को जिंदा नहीं रख सकता और उसे हमेशा के लिए जाना होगा। साथ ही वह कभी अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर पाता, क्योंकि खुद उसका दिमाग आर्काइव के अंदर था। उसकी वाइफ जो कि रियल वर्ल्ड में जिंदा है, जब वो चाहती थी तभी वो उसे कॉल करती थी। और जॉर्ज के दिमाग को ऐसा लगता था कि सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी है, जिस वजह से वह अपनी वाइफ को कॉल नहीं कर पाता, जबकि सच्चाई यह है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
और अब 200 घंटे भी पूरे हो चुके हैं, यानी कि अब वह शून्य में जाने वाला है। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।